नमस्कार दोस्तों, पिछले दो वीडियो में आप लोगों को सीएनटी एक्ट का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का धारा 1 से लेके 8 तक जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। उम्मीद करते हैं वो सभी धाराएं आपको याद होगी। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की ओर स्विच कर रहे हैं, जो कि भूधारक से संबंधित है। भूधारक के बारे में या भूधारक का क्या अर्थ होता है वो धारा 5 में आपको बता भी दिया गया था पिछले वीडियो में। तो उसी के बारे में क्या क्या प्रावधान है, एक एक प्रावधान को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो कि धारा 9 से 15 तक दिया गया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो भी कुछ पढ़े थे उसको आप माइंड मैप से रिवाइज कर सकते हैं। ये माइंड मैप आपको हमारे जो प्रबोधपति का ऐप है वहाँ पे ई बुक एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि सीएनटी एक्ट में कुल मिला के 19 अध्याय हैं और इसमें अगर धारा देखिएगा तो 271 धारा है। तो सभी धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी शुरुआती धारा इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी धारा है वो आपको बताया जा रहा है। आपको लगता है कि हम लोगों से कुछ छूट गया है तो आप खुद से भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों का अध्याय था प्रारंभिकी था, जिसमें धारा 1 से लेकर 3 तक था। तो एक जो है वो नाम और प्रसार वगैरह सब बताता है, और 2 जो निश्चित है समाप्त कर दिया गया है। फिर जो 3 है वो परिभाषा बताता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए हम बताए थे कि जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है, उसी तरह से अभी आपको आज ही बहुत सारे शब्दों का प्रयोग आपको अलग अलग धारा में देखने को मिलेगा। तो उन शब्दों को यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि वन उपज मतलब क्या होता है, कृषि वर्ष मतलब क्या होता है, भूगुत बंधक मतलब क्या होता है, कोड़कर मतलब आप क्या समझिएगा, भूस्वामी मतलब क्या समझिएगा, स्वतत्वधारी प्रोप्राइटर मतलब क्या समझिएगा, काश्तकार जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो काश्तकार का मतलब क्या होता है वो सब सारा चीज़ है। आज एक चीज़ ये भी पढ़ेंगे, पुनर्ग्रहणीय भूधृति, कि अगर आप किसी जमीन के मालिक हैं तो आपको वो कैसे पुनर्ग्रहित होता है, वापस कैसे मिलता है, ये सब सारा चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। उम्मीद करते हैं वो वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे। अगर अंत तक देखे होंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। आज हम लोग यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 2 का धारा 4 था, वो काश्तकार के वर्ग के बारे में बताता है कि काश्तकार के कितने वर्ग हैं। तो 4 वर्ग है, और उसी 4 प्रकार में से एक पहला प्रकार है भूधारक, जिसके बारे में आज डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। भूधारक के बाद रैयत आता है, दर रैयत आता है, मुंडारी खुदकटीदार। तो जो धारा 5 है वो भूधारक का अर्थ बताता है कि अगर कोई भूमि को आप धारण किए हैं तो उसका जो भी लाभ है आप उसको स्वयं ग्रहण करते हैं, तो एक तरह का आप उसके प्रोप्राइटर हो गए हैं। या आप क्या करते हैं, भूस्वामी से जमीन लेते हैं और किसी और को दे देते हैं, काश्तकार को दे देते हैं, काश्तकार को स्थापित करते हैं और उससे लगा लेते हैं। तो एक तरह का बिचौलिया का काम करते हैं। मतलब हम भूस्वामी हैं, हमसे आप जमीन ले लिए, आप किसी और को दे दिए, तो आप क्या हो गए, भूधारक हो गया। और जो जमीन लेके खेती करने लग जाता है वो सामान्यतः क्या कहलाता है, रैयत कहलाता है। रैयत के अधीन भी जो रहता है उसको दर रैयत कहते हैं। तो ये सब चीज़ सारा जो है हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो अभी ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। केवल ये बात को आप समझ के रखिएगा, क्योंकि अभी जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो भूधारक के बारे में ही पढ़ने वाला है। तो भूधारक मतलब होता है कि भूस्वामी से आप जमीन को, भूमि को क्या किए, धारण किए हैं। टेन्योर होल्डर हैं आप एक तरह से, यानी कि आप उस जमीन को होल्ड करके रखे हैं। उस जमीन का मालिक कोई और है, हो सकता है उस जमीन को आप किसी और को दे दिए हैं। सामान्यतः यही तो अंतर बताया गया था। भूधारक और रैयत में क्या अंतर बताया गया था कि रैयत सामान्यतः उस जमीन पे खेती करता है, लेकिन भूधारक सामान्यतः खेती नहीं करता है, वो भूस्वामी से जमीन को लेता है, किसी और को दे देता है। अब इस बात को दिमाग में रख के हम लोग जो है धारा 9 से 15 तक जो भी प्रावधान है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमेशा इसका एक छोटा छोटा शब्द जो भी आपको बताया जा रहा है ना, उस सब को दिमाग में रखिएगा, और जो पीछे जो भी हम पढ़ा है उस सब को आप लेके चलिएगा, क्योंकि उन सब को अगर लेके नहीं चलिएगा तो आगे जो भी कुछ बताएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बेसिक से हर एक चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे डालते जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ इस फैक्ट से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का जो धारा है वो धारा 9 है, इसमें चैप्टर 3 के अंतर्गत। धारा 9 क्या कहता है वो पहले हेडिंग पढ़ लेते फिर इसको समझेंगे। भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। भूधारक के बारे में बताया गया, भूस्वामी से आप जमीन को क्या करते हैं, धारण करते हैं, तो आप भूधारक। लगान आपको पता है कि लगान क्या होता है, इसको परिभाषित भी किया गया है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहें तो आप ज़मीन को लिए हैं तो उसके बदले कुछ तो रेंट देते होंगे ना, कुछ पैसा देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए लगान का मतलब वही समझ लीजिए। वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, मतलब कब उसका लगान वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कब वृद्धि नहीं होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि धारा 9 क्या कहता है, तो भूधारक का लगान कब नहीं बढ़ाया जाएगा वो चीज़ के बारे में बताता है। कब नहीं बढ़ाया जाएगा वो चीज़ देख लिए। टेन्योर होल्डर यानी कि भूधारक हु होल्ड्स his tenure at fixed rent,
अगर वो अपना टेन्योर होल्डर अपना टेन्योर को क्या करता है, होल्ड करता है एक फिक्स रेंट में, फिक्स रेंट मान के चलिए वो रेंट कितना है, 10 रुपया है, मान के चलिए 10 रुपया है, which has been not be changed from the time of the permanent settlement। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आप लोगों को पहला वीडियो में बताया गया था, इसीलिए बोले थे कि हर एक चीज़ जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आगे जब CNT एक्ट का प्रावधान पड़िएगा ना तो अलग अलग धारा में कहीं कहीं बीच बीच में वो सब आते रहेगा, इसीलिए ये सब चीज़ को हम पहले बता दिए थे। तो ये बताया गया था कि ये जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे ज़मीन का जो रेंट है वो फिक्स कर दिया गया था और बोला गया था कि अगर आज आपको ज़मीन का रेंट देना है तो आज ही देना है, अगर नहीं दीजिएगा तो आपका ज़मीन नीलाम कर दिया जाएगा। और इस तरह से नीलामी का और गिरफ्तारी का जो अधिकार है वो इसी अधिनियम के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है। बाद में गिरफ्तारी का जो अधिकार था उसे जमींदारों से छीन लिया गया क्योंकि उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन हाँ नीलामी का अधिकार जो है वो नहीं छीना गया। यानी कि अगर आज हम 2 अप्रैल को आपको ज़मीन को का पैसा देना है और हम नहीं दे पाएंगे तो आप हमारी ज़मीन को नीलाम कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़मीन का खरीद फरोख्त जो है शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर 1793 से हमारा रेंट जो है वो फिक्स है 10 रुपया, तो 1908 के अधिनियम आने के बाद भी हम इस रेंट को नहीं बढ़ाएंगे। यही धारा 9 का था। समझ में आ गया कि कह रहा है क्या कि अगर कोई भूधारक का रेंट 10 रुपया है और वो तब से नहीं बदला है जब से 1793 का अधिनियम आया है तब से, तो 1908 का अधिनियम आया तो भी हम नहीं बदलेंगे, है ना। ये बोल के कि भाई अब महंगाई बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया है बोल के नहीं बदलेंगे। यदि 1793 से लेके अब तक यानी कि 1908 तक का ये कानून है तो 1908 के बारे में बात कर रहा होगा, तो 1908 तक अगर उसका बदला नहीं है तो आगे भी नहीं बदलेंगे ये चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी भी नहीं बदलेगा, है ना, लगान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कब बढ़ेगा वो चीज़ आपको 9A में दिया गया है। पहली बात तो बोला गया कि 1793 से अगर रेंट आपका फिक्स है तो हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कब बढ़ेगा वो चीज़ 9 में दिया गया है। ये 9 का ही है, एक एक करके आगे का प्रावधान हम लोग देखते हैं। भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान की वृद्धि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्राम मुखिया को भी परिभाषित किया गया है। केवल इलेक्शन से लड़के आप मुखिया बनिएगा तो मुखिया नहीं है, आप परंपरागत मुखिया भी हो सकते हैं, मान की मुंडा ये सब भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो लगान की वृद्धि कब होगी वो चीज़ यहाँ पे बताया है। केवल यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश से अथवा अध्याय 12 और अध्याय 15 के अधीन राजस्व अधिकारी के पारित के आदेश से ही आप किसी भी टेन्योर होल्डर का या भूधारक का या ग्राम मुखिया जो जमीन को धारण किए हुए हैं उसका लगान को वृद्धि कर सकते हैं। तो आपको सवाल पूछा जाएगा सिंपली कि कौन जमीन का लगान वृद्धि कर सकता है, भूधारक का जो जमीन होता है ना उसका लगान में वृद्धि कौन कर सकता है। तो 2 व्यक्ति के बारे में दिया गया है DC, और चैप्टर 2 और चैप्टर 15 में एक अधिकारी का उल्लेख किया गया है, राजस्व अधिकारी, वही आपके जमीन का लगान का वृद्धि कर सकता है। आपके कहने का मतलब है भूधारक के जमीन का, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पूरा जो अभी पढ़ रहे हैं वो भूधारक के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिमाग में भूधारक ही लेके चलिएगा, ठीक ना। हम आपका बोलेंगे तो आपका मतलब भूधारक, आप अपने आप को भूधारक समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक बार रेंट आप बढ़ा दिए, मान के चलिए रेंट था 10 रुपये, इसको बढ़ा के हम कितना कर दिए 15 रुपये। अब 15 रुपया कर दिए तो 15 साल तक, या मान के चलिए 15-15 यहाँ मैच कर जा रहा है तो 10 रुपया था, इसको बढ़ा के हम 100 रुपया कर दिए, ठीक है। रेंट बढ़ा के 100 रुपया करते हैं, 100 रुपया कर दिए तो अगला 15 साल तक 100 से हम 101, 105, 110 ऐसा नहीं करेंगे। 15 साल तक ये सामान्यतः चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर चेंज करना हो तो कौन करेगा, राजस्व अधिकारी अध्याय 12 या 15 के अधीन पारित कोई आदेश से इसको बढ़ा सकता है, उसके सिवाय कोई और नहीं बढ़ा सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपली बोला कि बार बार रेंट नहीं बढ़ेगा भाई, एक बार रेंट हम बढ़ा दिए तो अगला 15 साल तक हम रेंट नहीं बढ़ाएंगे। रूम रेंट भी आप रहते हैं तो हर के महीना थोड़ी बढ़ता है, आपका एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद बोलता है कि भाई रूम रेंट बढ़ा दो। तो इसी तरह से ज़मीन का रेंट बोला गया, एक बार हम बढ़ा देंगे तो 15 साल तक आपको बढ़ाने का आवश्यकता, मतलब हम सामान्यतः नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में बढ़ाना पड़ गया तो राजस्व अधिकारी ही उसको क्या करेगा, आदेश निकालेगा और उसको रेंट को बढ़ाएगा। इस धारा की बात कोई भी अस्थायी भूधारक पर लागू नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो बात बोला ना कि लगान में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, लेकिन ये बात लागू नहीं होगा किस पे, जो टेम्प्रोरी टेन्योर होल्डर है। अब आपको परिभाषित किया गया था चैप्टर 1 के धारा 3 में कि परमानेंट टेन्योर होल्डर क्या है, तो उसी के अपोजिट आप समझ लीजिए टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी मतलब क्या हो गया, कुछ समय के लिए, और परमानेंट मतलब अस्थायी समय के लिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उस पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि उसमें आप लगान नहीं बढ़ा सकते। दूसरा चीज़ है कि अगर भूधृति का लगान किसी संविदा
से सृजित की गई हो या एग्रीमेंट, मतलब भूस्वामी से आप एग्रीमेंट कर लिए हैं कि भाई हम 50 साल तक तुमको 100 रुपया देंगे, तो यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं आएगा या कोई भी डीसी या राजस्व अधिकारी नहीं आएगा जो आपके लगान का वृद्धि कर दे, क्योंकि आप एग्रीमेंट किए हैं ना। तो एग्रीमेंट किए हैं तो बात खत्म हो गया। एग्रीमेंट मतलब ही क्या हो गया कि हम और आप जो है इस बात पे सहमत हैं कि अगले 50 साल तक 10 रुपया रेंट आपको देंगे, तो यहाँ बीच में कोई भी आपको आके रेंट नहीं बढ़ा देगा, चूंकि आप एग्रीमेंट किए हैं इसलिए। तो यही चीज़ को यहाँ पे 9(4) में क्लियर किया गया है कि लगान आप बढ़ा सकते हैं इन तरीकों से, लेकिन अगर आप टेम्प्रोरी टेन्योर होल्डर हैं तो आप पे लागू नहीं होता है। और दूसरा, अगर आप भूत रीति से या जमीन के मालिक से एग्रीमेंट करके उस जमीन को लिए हैं तो एग्रीमेंट में जो भी बात होगा। तो एग्रीमेंट का जो प्रावधान है उसके अनुसार चलेंगे, ना कि यहाँ पे लगान बढ़ा देगा ये, है ना। तो उम्मीद करते हैं 9 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 10 की ओर पढ़ते हैं। 10 में यहाँ पे बोला जाता है कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होना। तो भूमिहार है वो जो है लगान में वृद्धि, उसके लगान में वृद्धि नहीं किया जाएगा, वो चीज़ बोला गया है। तो किन भूमिहारों के लगान में वृद्धि नहीं होगा? जिन भूमिहारों का उल्लेख छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869। अब फिर वही बात, अगर आपको बेसिक हम नहीं बताए रहते तो अभी हम बताने जाते हैं कि 1869 में क्या प्रावधान था। आपको शुरुआती 2 वीडियो में 1793 का जो स्थायी बंदोबस्ती था वो भी हम बता दिए, 1869 का जो प्रावधान था वो भी बता दिए। तो अब बीच में आ रहा है तो हमको वापस उन सब चीज़ों को समझाने का जरूरी नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं वो सब चीज़ जो है आपको बता दिया गया है, तो आपको समझ में आ गया। तो भूत रीति भूमिहार के बारे में यहाँ पे उल्लेख था, वहाँ पे बोला भी गया था ना कि 20 साल में जिसका भी जमीन छीना गया है वो सभी भूमिहारों को हम क्या करते हैं, उन जमीनों को दे देते हैं। लेकिन वहाँ पे खुटकटी भूमि का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए मुंडाल लोग जो थे उससे खुश नहीं थे। ठीक है, भूमिहार जमीन मिल गया था, लेकिन राजहंस हो गया और भी दूसरे खुटकटीदार जमीन जो थे वो सब नहीं मिल रहे थे, तो उसका विरोध हो रहा था। इसीलिए तो 1908 का अधिनियम जो है बाद में लाया जाता है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी भी भूमिहार का उल्लेख 1869 के जो रजिस्टर्ड है के अधीन जो तैयार किया गया रजिस्टर्ड है उसमें नाम आता है तो हम उसका लगान वृद्धि नहीं करेंगे। मतलब उसको छूट दिया गया, भाई तुम्हारा जमीन जो है छीन लिया गया था, वापस तुमको मिल गया है, रजिस्टर्ड में तुम्हारा नाम है उस समय का, तो हम तुम्हारा लगान में वृद्धि नहीं करेंगे, ये चीज़ है। तो आपको ये याद रखिएगा, धारा 9 और धारा 10 आपको बता चुके हैं। अब धारा 11 की ओर चलते हैं। भूत रीतियों का कतिपय अंतरण का रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ द टेन्योर्स। अगर आप भूत रीति का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराधिकार के कारण आपका उत्तराधिकार कोई और है तो उसको आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जमीन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं विरासत में, या उसको बेच दे रहे हैं, या किसी को दान दे रहे हैं, या आप किसी से अदला बदली कर रहे हैं, तो उसका क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन। आज भी आप देखिए जमीन को कहीं पर भी किसी दूसरे को आप देते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो करना होगा ना, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना बहुत जरूरी है। वो चीज़ कहा गया है किसमें, धारा 11 में। भूत रीति का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया, धारा 12 जो है 11 से ही रिलेटेड है, बोला कि 11 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। 12 में बोलता है मालिक अगर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दे तब क्या होगा, तब आपको उपायुक्त के पास, डीसी के पास जाना होगा। तो वही चीज़ है, भूत रीति के अंतरण का रजिस्ट्रेशन अनुज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप जान रहे हैं, लेकिन भूस्वामी रजिस्ट्रेशन करने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, तब आप क्या करें। हम फिर से बोल रहे हैं, ये भूधारक के अधीन आप पढ़ रहे हैं, तो अभी भूधारक को दिमाग में लेके ही चलिएगा। तो भूधारक क्या कर रहा है, जमीन को ट्रांसफर कर रहा है, और भूस्वामी जिससे वो जमीन लिया है वो रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर रहा है। तब भूधारक क्या करेगा, भूधारक जो है भूस्वामी रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करे तो अंतरी या उसका हक उत्तराधिकार, मतलब हमारा पिता, या अगर पिता नहीं जा रहे हैं तो हम उसके उत्तराधिकारी हुए, तो हम जा सकते हैं किसके पास, डीसी के पास आवेदन कर सकता है। उपायुक्त भूस्वामी पर तामील की जाने वाली सूचना जारी करेगा। मतलब भूस्वामी को पूछेगा, भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो। इसके पश्चात ऐसी जांच करेगा जैसा वो आवश्यक समझे। तो डीसी है, डीसी के पास मामला चला गया तो अपने अनुसार वो जांच वगैरह करवाएगा और लास्ट में आदेश देगा और रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो इस तरह से इसके पश्चात वो आदेश पारित करेगा और रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है भूस्वामी तो आप किसके पास जा सकते हैं, डीसी के पास। और इस चीज़ के बारे में कहाँ बोला गया है, तो धारा 12 में बोला गया है। अब चलिए यहाँ पे धारा 13 की ओर चलते हैं। भूत रीति का विभाजन या लगान का वितरण यहाँ पे दिया गया है। भूत रीति आपको फिर से हम बता रहे हैं, टेन्योर और टेनेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। टेन्योर या भूत रीति मतलब होता है जमीन के आप मालिकाना हक रखते हैं, और टेनेंसी मतलब होता है जमीन को आप रेंट में लिए हुए हैं। 1869 का जो अधिनियम था वो भूत रीति अधिनियम था, यानी कि मालिकाना हक था, और 1908 वाला जो है वो रेंट वाला है, काश्तकारी वाला है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे जो जमीन है
उसका क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो रेंट का भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका जमीन जो है 1 एकड़ है, आप किसी और को 50 डिसमिल दे रहे हैं, तो आप जो है रेंट का भी क्या करेंगे, विभाजन करेंगे ना। कि पहले एक ही व्यक्ति से आप 100 ले रहे थे, अब 2 व्यक्ति में उसको बांट दिए 50-50 डिसमिल, तो 50-50 रुपया क्या कीजिएगा, लीजिएगा। तो इस तरह से जिस अनुपात में जमीन को आप बांटिएगा उसी अनुपात में रेंट को भी बांटिएगा। तो वही बात यहाँ पे भी है, भूध रीति का विभाजन होता है तो लगान भी उसी अनुपात में क्या होगा, विभाजित होता है। विभाजन या वितरण की एक सूचना रजिस्ट्रीदार से भूस्वामी को भेजना होगा। तो भूधारक जो है, भूस्वामी से जमीन लिया है कौन, भूधारक, वो क्या कर देता है, जमीन को 2 टुकड़े में बांट दिया, किसी और को रजिस्टर करके दे दिया। तो भूस्वामी को बता देगा कि भाई हम इसको 2 भाग में बांट दिए हैं, 1 एकड़ का जमीन को 50-50 डिसमिल में, अब एक रेंट यहाँ से जाएगा, एक रेंट यहाँ से जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे उसको बता दिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं बताएगा तो मालिकों को पता नहीं रहेगा कि उसका जमीन जो है 2 भाड़ा में क्या हो चुका है, फट चुका है। आपत्ति होने पर उपायुक्त के पास उचित विभाजन या लगान वितरण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर भूस्वामी के पास ऐसा जाएगा, अब भूस्वामी को लग रहा है भाई हमको कम पैसा हो रहा है, या वो नहीं चाहता है कि इस तरह का विभाजन हो, तो मामला भूस्वामी कहाँ जाएगा, डीसी के पास जाएगा। अब समझिए आप जमीन के मालिक है, आप जो है आपसे हम ज़मीन लिए हैं और आपको हम बिना बताए जो है, या बता भी दिए कि हम इसको दे दिया, अब आप चाहते हैं कि नहीं उसको नहीं दो, तो आप जो है यहाँ पे किसके पास जा सकते हैं, डीसी के पास जा सकते हैं। बोल सकते हैं हम जिसको ज़मीन दिए थे मेरे बिना अनुमति के वो किसी और को ज़मीन दे दिया है, या हम नहीं चाहते हैं कि जिसको वो ज़मीन दिया है उसको वो ज़मीन दे, हम चाहते हैं कि किसी और को वो ज़मीन दे। तो इस तरह का कोई भी मामला आएगा या लगान से संबंधित कोई भी मामला आएगा जब सूचना देने के बाद, तो वो जाएगा डीसी के पास। उसके बाद डीसी जो है दोनों पक्ष को बुलाएगा, जिसका ज़मीन है भूस्वामी है उसको भी बुलाएगा, और जो भूस्वामी से लिया ज़मीन है यानी भूधारक है उसको भी बुलाएगा, बोलेगा भाई तुम लोग का क्या मामला है, दोनों का मामला सुनेगा, उसके बाद अपना जो भी डिसीजन है वो देगा, और इस तरह से मामला ये चलेगा। तो इस तरह से ये है धारा 13। अब धारा 13 के बाद आता है धारा 14, पुनर्ग्रहणीय भूध रीति। अब ये चीज़ को भी डिफाइन किया गया था धारा 3 में, जब परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे। पुनर्ग्रहणीय भूध रीति, भूध रीति मतलब फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे जो टेन्योर होता है ना, टेन्योर मतलब मालिकाना हक होता है। तो जमीन जो है हम किसी को दान दे दिए या किसी को दे दिए, अब उसका नर परंपरा में कोई बचा ही नहीं है, तो वापस जमीन हमको मिल जाता है, इसी को बोलते हैं पुनर्ग्रहणीय भूध रीति। तो इससे संबंधित कुछ यहाँ पे प्रावधान है। प्रावधान क्या है, जमीन वापस मालिक के पास आती है तो उस पर अनधिकृत समझौते जैसे कि किसी को किराए पर देना या गिरवी पर रखना रद्द हो जाता है, ताकि मालिक को उसकी संपत्ति वापस मिल सके। लेकिन घर, मंदिर, स्कूल या किसानों के मौलिक अधिकार जैसे कि महत्वपूर्ण निर्माण और हक सुरक्षित रहते हैं। ये आसान भाषा में एआई से कन्वर्ट करके यहाँ पे हम बोले, मतलब गूगल का ये भाषा है। तो आसान शब्दों में हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई क्लिष्ट लाइन जो है आपको समझ में नहीं आता है तो आसान भाषा में उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे बोलता है, देख रहे हैं कैसे कैसे शब्दों का, विलंगम का वातालीकरण, वातालीकरण मतलब होता है रद्द, विलंगम मतलब होता है भार। मतलब अगर हम आपसे ज़मीन लिए हैं और ज़मीन लेके हम क्या कर रहे हैं आपको तो पता नहीं है, हम क्या कर दिए, मोर्गेज में रख दिए, बोले कि भाई ये ज़मीन को हम तुमको देते हैं, बंधक में रखो, हमको तुम 5,000 रुपया दो। अब हम जो है इस ज़मीन को कहीं ट्रांसफ़र कर दिए या कुछ कर दिए, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़मीन तो फलाना व्यक्ति किसी और को दे चुका है और उसके बदले हम 10 लाख देंगे तभी वो ज़मीन देगा, तो ये उसका भार हो गया। तो ये माना जाएगा कि अगर भूस्वामी आप जो है वापस ज़मीन ले रहे हैं तो भाई यहाँ 10 लाख देना था ना, तो जिससे लिया था उस जो है जिसको तुम दिया था उससे तुम लोग हम देने वाले नहीं हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा है। ये आप क्या है, मालिक है, आप इसको क्या कर दिए, ज़मीन दे दिए, बी व्यक्ति को ज़मीन दे दिए। अब बी व्यक्ति क्या कर देता है, सी व्यक्ति को यहाँ पे बंधक रख देता है और इसके बदले ये 100 रुपया इससे ले लेता है। जब ये ज़मीन वापस आएगा किसके पास, ए के पास, जब ये ज़मीन आएगा, ये ज़मीन का जो टुकड़ा था उसी को लेके ये मामला था, ज़मीन का टुकड़ा जब वापस ए के पास आएगा तो ये 100 रुपया जो है ये सी को नहीं देगा, बोलेगा कि सी वाला कि तुम बी को दिया था, तुम बी से समझो, हम नहीं देने वाले हैं। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो ज़मीन के ऊपर जो भार है ना उसका वातालीकरण होगा, रद्द हो जाएगा। लोड जो है वो भूधारक पे रहेगा, भूस्वामी पे नहीं। हम आपको ज़मीन दी है, आप उस ज़मीन को किसी और को गिरवी रख दिए हैं और करोड़ों रुपया उठा लिए हैं। अब वापस वो ज़मीन जब मेरे पास आएगा तो थोड़ी हमसे करोड़ों रुपया वापस लेगा, वो आपसे लेगा, आप उसको दिए हैं। तो उस ज़मीन के मालिक तो आप थे नहीं, आप उसको होल्ड करके रखे थे। अब उसके नाम पे आप गिरवी रख लिए और पैसा ले लिए, तो उसका हम कोई जिम्मेदार नहीं है भाई, उसका जिम्मेदार आप है, ये हम कहेंगे। भूस्वामी के ऊपर कोई भी भार नहीं होगा, भार रद्द हो जाता है। वही चीज़ को यहाँ आसान भाषा में चैट जीपीटी के द्वारा या जेमिनी जो भी आपके पास एआई टूल्स है उससे कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जब ज़मीन वापस मालिक के पास आती है, हमारे पास, हम मालिक है, जब भूधारक से वापस ज़मीन मेरे पास आ गया तो उस पर किए गए अनअधिकृत समझौते, मतलब इनलीगल कोई अगर समझौता
समझौता किया गया है, तो लीगली किया जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलीगल कोई समझौता किया गया है, जैसे कि कोई किराए पर दे दिए, गिरवी पर रख दिए, तो वो रद्द हो जाते हैं, उसका हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ताकि मालिक को उसकी संपत्ति वापस मिल सके। लेकिन घर, मस्जिद, स्कूल या किसान के मौलिक अधिकार जैसे कि महत्वपूर्ण निर्माण और हक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर गलती से भूधारक उस जमीन को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो वहाँ पे मंदिर बना दिया, तो भूस्वामी फिर कुछ नहीं कर सकता, मंदिर तोड़वा नहीं सकता है, ठीक ना। तो उस तरह से यहाँ पे ये तो था जो है गूगल का भाषा। लेकिन अब देखिए जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, पुनर्ग्रहणीय निम्नलिखित के सिवाय वातालीकृत किया गया समझा जाएगा। मतलब इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो भी कुछ है वो वातालीकृत यानी कि रद्द समझा जाएगा। सबसे पहला निवास गृह, यानी कि अगर भूस्वामी से भूधारक जमीन लिया है और वहाँ पे निवास गृह बन चुका है तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं। निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो, या अस्थायी उद्यान हो, बगान हो, हौज हो, नहर हो, जैसे बाग, आहार और अन्य सिंचाई की कार्य हेतु, पूजा स्थल हो, शमशान हो, कब्रिस्तान हो, और जहाँ किसी विधि सम्मत प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत जो है खदान बनाया गया हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला है भैया। इसमें थोड़ा सा क्या हो गया ना, भूस्वामी को टेंशन आ जाता है कि हम तुमको ज़मीन दिए और तुम किसी और को ज़मीन दे दिया जहाँ पे ये सब चीज़ बन गया, अब वो ज़मीन वापस आया तो हमको वो चीज़ मिला ही नहीं, उसका फ़ायदा मिला ही नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या हो चुका है, शमशान बन चुका है, तो वो ज़मीन हमको अब लेके भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो ज़मीन का मालिक रहता है ना उसको नुकसान देता है। लेकिन उससे बचने का भी उपाय दिया गया है धारा 15 में। किसी छावनी के भीतर किसी भूमि में सरकार का कोई अधिकार हो तो भी जो है आपको वो ज़मीन नहीं मिलेगा। इस अधिनियम द्वारा या किसी स्थानीय रूढ़ी या प्रथा द्वारा प्रदत्त रैयत या कृषि का उसकी भूमि या जोत में कोई अधिकार है तो भी आपको नहीं मिलेगा। किसी पवित्र उद्यान दखलकृत भूमि धारण करने का अधिकार है तो भी नहीं। किसी भी कोई भी मुंडारी, खुटकटीदार, काश्तकारी, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में यथा परिभाषित कोई है तो भी नहीं होगा। किसी ग्राम मुखिया का उसके कार्यालय या भूमि में कोई अधिकार तथा कोई आवश्यक सुखाचार है, तो इन सब के अलावे जमीन में कोई भी बात होगा तो वो रद्द हो जाएगा। इनलीगल कोई समझौता किया है या किसी के पास वो बंधक रख दिया है तो वो सब रद्द होगा, लेकिन ये सब रद्द नहीं हो सकता है। और पुनर्ग्रहण आप जो है यहाँ पे कीजिएगा तो उसका फ़ायदा जो है आपको नहीं मिलेगा। अब लास्ट में है भूस्वामी के अधिकारों की विवृत्ति। मतलब ठीक है, आप ज़मीन किसी को दे दिए, अब वहाँ पे मंदिर बन गया, सिंचाई के लिए हौज वगैरह, नहर वगैरह बन गया, तो आपका तो यहाँ नुकसान हो गया। तो यहाँ पे कुछ उससे बचने के उपाय दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब सहमति नहीं होता है, ये चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, इनलीगल तौर पे जो भूमि को हम दिए हैं वो क्या कर देता है, रजिस्ट्रेशन कर देता है। मतलब हमको बताया ही नहीं कि क्या ज़मीन में, मेरा ज़मीन में क्या हो रहा है, तो वो इलीगल माना जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बताया गया अगर किसी ज़मीन का अंतरण, ट्रांसफ़र जो है धारा 11 की, अभी आपको बताया गया धारा 11 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, धारा 11 के रजिस्टर्ड हो जाता है, उसकी रजिस्ट्री फीस चुका दी जाती है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा कि भूस्वामी उस अंतरण के लिए अपनी औपचारिक सहमति जो है वो दे दिया है। तो धारा 11 बोला था रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, पैसा वैसा सब दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि भूस्वामी उसमें जो है एग्री है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं बताया गया था। तो ये चीज़ है। डीसी के आदेश का प्रभाव, अगर धारा, अभी बोला ना कि अगर रजिस्ट्रेशन करेगा नहीं करेगा तो धारा 12 के अंतर्गत हम डीसी के पास जा सकते हैं, और डीसी से भी अगर आदेश आ गया है, पारित करेगा, तो भी भूस्वामी की अनुज्ञा नहीं मानी जाएगी, यानी परमिशन नहीं माना जाएगा। तो भूस्वामी से पूछना जरूरी है। मतलब हम भूमि के मालिक है भाई, हमें को नहीं पता चल रहा है कहाँ राजस्व अधिकारी को पैसा खिला के दे दिया या रजिस्ट्रेशन करवा दिया या डीसी को पैसा खिला के इस तरह का आदेश पारित करवा दिया, तो हम तो यहाँ नुकसान में चले गए ना। तो इसलिए भूस्वामी को बताना जरूरी है और उसका परमिशन लेना जरूरी है कि आप जमीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक ना। भूस्वामी के शर्तों का बचाव, इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि भूस्वामी ऐसे किसी भी अंतरण की उन शर्तों या समझौतों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा जिनसे उसकी अपनी स्थिति या हक कमजोर होता है। मतलब हमारा हक, अगर हम जमीन के मालिक है, मेरा हक कहीं पे कमजोर हो रहा है तो हम मानने के लिए इनकार नहीं होंगे, मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक जो है इस तरह का भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर किसी तरह से हमको बताए बिना अगर हो जाता है तो वो जो है वो इल्लीगल माना जाएगा। वो क्या होगा? इल्लीगल माना जाएगा। तो ये था धारा 15 तक। तो ये सभी चीज़ को हम यहाँ पे माइंड मैप में जो है वो लिख दिए हैं। बहुत ही कम पेजों में इसको आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखिए ये भूधारक है, यहाँ से आज जो भी हम कुछ पढ़े वो यहाँ से है। इस भूधारक से लेके यहाँ जो है भूधारक जो है, यहाँ भूधारक से हम शुरू किए और यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। मतलब हम कह सकते हैं एक पेज के
आधे हिस्से में लगभग मोटा मोटी ये क्या हो गया, टेन्योर होल्डर खत्म हो गया, जिसको अभी हम आपको समझाए हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाना है तो टेस्ट में आइए और टेस्ट में क्वेश्चन बनाइए, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में कितना आया। जो भी चीज़ नहीं आएगा वो चीज़ को फिर से आप गूगल, जेमिनी, AI है ना, जो भी टूल्स हैं उसके माध्यम से क्या कीजिए, आसान शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि समझ में ना आए, बस कभी कभी क्या होता है ना, अपने से हम लोग ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।